आज हम इस चर्चा में इंडिया के फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ यानी हमारे जंगलों और जंगली जानवरों की दुनिया में एक गहरी छानबीन करने वाले हैं। एक बात सोचकर देखिए, एक दौर था जब भारत के जंगलों में करीब 55,000 बाघ घूमते थे। और फिर कुछ ही दशकों में ये गिनती गिरकर 2000 से भी कम रह गई। जी, ये सिर्फ एक जानवर के गायब होने की कहानी नहीं है, ये कहानी हमारे अपने वजूद से जुड़ी है। बिल्कुल सही कहा। अक्सर हम अपने आसपास की हरियाली, पेड़ पौधों और जानवरों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। हाँ, मतलब सोचते हैं ये तो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। सही, लेकिन सच ये है कि हमारा पूरा जीवन इसी बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता पर टिका है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो मिट्टी हमें अनाज देती है, ये सब एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है। तो आज की हमारी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। हम अपने स्रोतों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में इतनी अलग अलग तरह की वनस्पतियां और जीव जंतु क्यों हैं, इन्हें बचाने के लिए क्या बड़े कदम उठाए गए और इसमें सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि आम लोगों और समुदायों का क्या रोल रहा है। जी बिल्कुल। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले इसी शब्द को ही पकड़ते हैं, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। जब हम ये कहते हैं तो इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अलग अलग तरह के जानवर और पेड़ गिनने के बारे में है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है धरती पर मौजूद जीवन का हर रूप। हर रूप? हाँ, छोटे से छोटे बैक्टीरिया और कीड़ों से लेकर आप सोचिए पहाड़ जैसी ब्लू व्हेल तक, और वो सब मिलकर जो एक पूरा ताना बाना एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अच्छा। हम इंसान इस सिस्टम के मालिक नहीं, बस एक हिस्सा हैं, और अपने सर्वाइवल के लिए हम पूरी तरह इसी सिस्टम पर निर्भर हैं। जंगल तो कह सकते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। मतलब जीवन की चेन वहीं से शुरू होती है। ये बात कितनी खूबसूरत है। मुझे लिप्चा समुदाय का एक लोकगीत याद आ रहा है जिसका जिक्र हमारे सोर्स में भी है। हाँ। उस गीत में कहा गया है कि झरने, नदियां, पहाड़, जंगल, कीड़े मकोड़े, ये सब संगीत के स्रोत हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता कितना गहरा और रूहानी रहा है, सिर्फ जरूरत का नहीं। और इसी रिश्ते को बचाना ही तो संरक्षण या कंजर्वेशन है ना। हाँ। देखिए, कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ किसी एक जानवर को बचाना नहीं है। इसका असली मकसद है हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, पानी, हवा और मिट्टी को बचाना। ये पौधों और जानवरों की जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी बचाता है, जिससे हमें भविष्य में बेहतर फसलें और बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। अच्छा, जैसे आज भी हम खेती के लिए पारंपरिक किस्मों पर निर्भर हैं। मछलियां भी, वो भी तो पानी की बायोडाइवर्सिटी पर ही टिकी हैं। तो फिर वो संकट का दौर कब आया? मतलब 1960 और 70 के दशक में ऐसा क्या हुआ कि हमें अचानक लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है और सरकार को बड़े कदम उठाने पड़े? वो एक टर्निंग पॉइंट था। आजादी के बाद विकास की रफ्तार तेज हुई, जंगल कटने लगे और शिकार एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। जब कॉन्जर्वेशनिस्ट्स ने आवाज उठाई, तब जाकर सरकार जागी। और फिर 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया। और ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। क्रांतिकारी क्यों? मतलब क्या इससे पहले कोई कानून नहीं थे? कानून थे, लेकिन बहुत बिखरे हुए और कमजोर थे। हर राज्य के अपने नियम थे। 1972 के इस एक्ट ने पहली बार पूरे देश के लिए एक सेंट्रलाइज्ड कानूनी ढांचा तैयार किया। अच्छा, एक सेंट्रल लॉ। जी। इसका मकसद एकदम साफ था, जो प्रजातियां खतरे में हैं उन्हें बचाना, शिकार पर पूरी तरह रोक लगाना, उनके रहने की जगहों यानी हैबिटेट्स को कानूनी सुरक्षा देना, और ये जो जानवरों का व्यापार होता है उस पर रोक लगाना। बिल्कुल, जंगली जानवरों से जुड़ी किसी भी तरह की स्मगलिंग या व्यापार को रोकना। इसी के तहत पहली बार संरक्षित प्रजातियों की एक ऑल इंडिया लिस्ट भी जारी की गई थी। और मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे मशहूर वाइल्ड लाइफ कैंपेन प्रोजेक्ट टाइगर भी इसी कानून की देन है। हाँ, ठीक 1 साल बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके आंकड़े ही चौंकाने वाले हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जो बाघों की आबादी 55,000 के करीब थी, वो गिरकर सिर्फ 1827 रह गई थी। सिर्फ 1827? बाप रे। जी, सिर्फ उतनी। वजह कई थी। उनकी खाल और हड्डियों के लिए अवैध शिकार, सिकुड़ते जंगल, शिकार के लिए दूसरे जानवरों की कमी और बढ़ती इंसानी आबादी। और क्योंकि दुनिया की 2/3 बाघ आबादी भारत और नेपाल में ही है, तो हम स्मगलर्स के सबसे बड़े टारगेट बन गए थे। सही।
ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितनी तेजी से चीजें बर्बाद कर सकते हैं। यहीं पर हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल है। जी। जिस तरह प्रोजेक्ट टाइगर ने बाघों को बचाने में मदद की, वैसे ही हर राज्य में नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। क्या आप अपने राज्य में मौजूद किसी एक नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व का नाम हमें कमेंट्स में बता सकते हैं? देखते हैं हमारे श्रोता भारत के किन किन कोनों से हैं। बहुत अच्छा सवाल है। वैसे प्रोजेक्ट टाइगर तो एक बड़ा नाम बन गया, लेकिन सरकार ने और भी कई प्रजातियों को बचाने के लिए खास प्रोजेक्ट शुरू किए। जैसे एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण जिसे हंगुल भी कहते हैं, 3 तरह के मगरमच्छ जिसमें घड़ियाल भी शामिल है, एशियाई शेर और भारतीय हाथी। अच्छा। और हाल ही में स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए को भी इस लिस्ट में जोड़ा गया है। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये कि धीरे धीरे संरक्षण का दायरा सिर्फ बड़े और कैरिज्मेटिक जानवरों से आगे बढ़ गया। बिल्कुल। 1980 और 86 में इस एक्ट में और सुधार किए गए। अब तो सैकड़ों तरह की तितलियों, पतंगों, भृंगों मतलब बीटल्स को भी सुरक्षा दी गई। तितलियों को भी? हाँ, और 1991 में तो पहली बार पौधों की 6 प्रजातियों को भी इस संरक्षित लिस्ट में शामिल किया गया। ये एक सोच में बड़ा बदलाव था कि हर जीव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। तो ये तो हुई सरकारी कोशिशों की बात, कानून बन गए, प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो गए, पर ये सब काम जमीन पर होता है, यानी जंगलों में। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि भारत के इतने विशाल जंगलों को आखिर मैनेज कैसे किया जाता है? क्या सभी जंगलों को कानूनी तौर पर एक जैसा माना जाता है? नहीं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैनेजमेंट के लिहाज से भारत के जंगलों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अच्छा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है आरक्षित वन, यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। देश के आधे से ज्यादा जंगल इसी में आते हैं। आधे से ज्यादा? जी। इन्हें संरक्षण के लिहाज से सबसे कीमती माना जाता है और यहाँ इंसानी गतिविधियां लगभग न के बराबर होती हैं। ठीक है। और दूसरी श्रेणी है रक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। देश का लगभग 1/3 जंगल इसमें आता है। इन जंगलों को और खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षा दी जाती है, लेकिन कुछ स्थानीय समुदायों को यहाँ कुछ अधिकार मिले होते हैं। और तीसरी श्रेणी है अवर्गीकृत वन या अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स। ये बाकी बचे हुए जंगल और बंजर जमीनें हैं जिन पर सरकार, निजी लोगों या समुदायों का मालिकाना हक होता है। अच्छा, जैसे नॉर्थ ईस्ट में होता है। बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और गुजरात के कई हिस्सों में आपको ऐसे जंगल मिलेंगे जिन्हें स्थानीय समुदाय खुद मैनेज करते हैं। अब यहाँ पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। हमने सरकार की बात की, कानूनों की बात की, लेकिन क्या संरक्षण सिर्फ ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन तरीके से ही सफल हो सकता है? नहीं। क्या वो लोग जो सदियों से इन जंगलों में रह रहे हैं, उनकी कोई भूमिका नहीं है? बिल्कुल है, और शायद सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की है। संरक्षण की रणनीतियां हमारे देश में कोई नई चीज नहीं है। कई जगहों पर तो स्थानीय समुदाय अपने रहने की जगहों को बचाने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर या कभी-कभी उनके खिलाफ भी संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा। इसका एक जबरदस्त उदाहरण राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व है। वहां गांव वालों ने माइनिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जानते हो उनका हथियार क्या था? क्या था? वही 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उन्होंने उसी सरकारी कानून का हवाला देकर खनन को रुकवाया। वाह, मतलब उन्होंने कानून को सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। ये दिखाता है कि असली संरक्षण तब होता है जब सरकारी नीति और समुदाय की इच्छा एक साथ मिल जाती है। और कई बार तो समुदाय सरकार से भी एक कदम आगे निकल जाते हैं। राजस्थान के ही अलवर जिले में 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जंगल को भैरोदेव डाक ऑफ सेंचुरी घोषित कर दिया। सेंचुरी? ये सुनने में सेंचुरी जैसा लग रहा है। बिल्कुल। सेंचुरी असल में सेंचुरी का ही एक स्थानीय रूप है। कितनी प्यारी बात है। हाँ, उन्होंने अपने नियम बनाए, शिकार पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी और बाहरी घुसपैठ से अपने जंगल को खुद बचाने लगे। ये उनका अपना अभयारण्य है। जब समुदाय की बात आती है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले चिपको आंदोलन का नाम आता है। वो तो एक तरह से पूरे देश के लिए मिसाल बन गया था ना? यकीनन। चिपको आंदोलन ने न सिर्फ हिमालय में पेड़ों की कटाई को सफलतापूर्वक रोका, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया कि स्थानीय प्रजातियों के साथ मिलकर किया गया सामुदायिक वनीकरण कितना सफल हो सकता है। इसी तरह की सोच हमें टेहरी के बीज बचाओ आंदोलन और नवदान्य जैसे प्रयासों में दिखती है। इन समूहों ने साबित किया है कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर के भी खेती हो सकती है, और वो आर्थिक रूप से भी फायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए। यहीं पर हमारे श्रोताओं के लिए एक और सवाल है जो चिपको आंदोलन से ही जुड़ा है। उस महान नेता का नाम क्या था
जिन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया और ये नारा दिया था कि पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जरूर। वैसे सामुदायिक भागीदारी का एक और बहुत सफल सरकारी मॉडल भी है, जिसे संयुक्त वन प्रबंधन या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM कहते हैं। अच्छा, JFM, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, इसकी औपचारिक शुरुआत 1988 में ओडिशा से हुई। इसमें वन विभाग और स्थानीय गांव के लोग मिलकर, मतलब पार्टनरशिप में, खराब हो चुके जंगलों को फिर से हरा भरा करते हैं। तो इसमें गांव वालों को क्या मिलता है? मतलब उनका क्या फायदा है? बदले में उन समुदायों को जंगल से मिलने वाले नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स जैसे फल, गोंद, जड़ी बूटियां, इन पर हक मिलता है। अच्छा। और अगर जंगल सफलतापूर्वक बच जाता है तो बाद में काटी जाने वाली लकड़ी के मुनाफे में भी उन्हें हिस्सा मिलता है। ये एक तरह की पार्टनरशिप है जो पर्यावरण और समुदाय दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बनाती है। ये फैसिनेटिंग है। ऐसा लगता है कि भारत में कंजर्वेशन सिर्फ साइंस या कानून का विषय नहीं है, इसके साथ एक गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परत भी जुड़ी हुई है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। प्रकृति का संरक्षण हमारी संस्कृति में गहराई से बसा हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स। हाँ, देववन भी कहते हैं इन्हें। जी, ये जंगलों के वो हिस्से हैं जिन्हें देवी देवताओं का घर मानकर स्थानीय लोग सदियों से बचाते आ रहे हैं। वहां एक पत्ता तोड़ना भी मना होता है। मैंने बचपन में गांव में एक ऐसे ही बरगद के पेड़ के बारे में सुना था जिसे कोई छूता नहीं था। तब इसका मतलब समझ नहीं आता था, पर अब लगता है कि वो संरक्षण का कितना सहज और शक्तिशाली तरीका था। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पेड़ की बात नहीं है। छोटा नागपुर इलाके में मुंडा और संथाल आदिवासी महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। अच्छा। हाँ, और ओडिशा और बिहार में आदिवासी शादियों के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। और पीपल और बरगद, वो तो पूरे भारत में पवित्र माने ही जाते हैं। जानवरों के साथ भी यही रिश्ता दिखता है। कई मंदिरों के आसपास बंदरों और लंगूरों के झुंड मिल जाएंगे। भक्त उन्हें रोज खाना खिलाते हैं, उन्हें मंदिर का ही एक हिस्सा मानते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण राजस्थान के बिश्नोई गांव है। वहां आपको काले हिरण, मतलब चिंकारा, नीलगाय और मोर लोगों के घरों के आसपास घूमते हुए। हाँ, बिना किसी डर के। वो समुदाय का एक अभिन्न अंग है और कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। ये दिखाता है कि संरक्षण जब जीवन जीने का तरीका बन जाता है तो उसे किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस पूरे बातचीत को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि भारत में पर्यावरण के विनाश और संरक्षण दोनों की कहानियां साथ साथ चलती हैं। और सबसे बड़ा सबक यही है कि इसे बचाने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसमें सरकारी कानून, जमीनी स्तर पर समुदाय की भागीदारी और हमारी सदियों पुरानी सांस्कृतिक मान्यताएं सब मिलकर एक भूमिका निभाते हैं। सही कहा। हम जहां से शुरू हुए थे, 55,000 से 2,000 बागों तक का सफर, उसका जवाब सिर्फ प्रोजेक्ट टाइगर में नहीं है, बल्कि सरिस्का के उन गांव वालों में, अलवर की सोंचुरी में और बिश्नोई समाज की परंपराओं में भी छिपा है। बिल्कुल, ये एक जटिल पहेली है जिसके टुकड़े पूरे देश में फैले हुए हैं। अंत में मुझे गौतम बुद्ध की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, वृक्ष असीमित दया और उदारता वाला एक विचित्र जीव है। ये सभी को सुरक्षा देता है और उस कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी छाया देता है जो उसे नष्ट करने आया है। शायद यही भावना हमें अपनाने की जरूरत है। असली सफलता तभी मिलेगी जब प्राकृतिक संसाधनों को मैनेज करने के फैसले लेने में स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखा जाएगा। इस पूरी बातचीत के बाद कुछ सवाल मेरे मन में रह गए हैं और मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता भी इन पर सोचें। जरूर। पहला तो ये कि आपके क्षेत्र में कौन सा पेड़ या जानवर पवित्र या महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, प्रोजेक्ट टाइगर की तरह